बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ अहम फैसले किए गए, कुछ बहुत ज़रूरी बिल मंजूर हुए, कुछ अहम खबरें सामने आती रहीं, लेकिन एक ऐसा नोटिफिकेशन पास हुआ है जिसने पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। और अगर आप गली मोहल्लों में लोगों से बात करके देखें तो लोग इस वक्त यही सोचने पर मजबूर हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जुलाई के महीने का बिल जब हम अदा करेंगे तो किस कर्ब और तकलीफ से गुजरेंगे। यह नोटिफिकेशन एक ऐसे दौर में पास किया गया है जब पाकिस्तानी अवाम इंतहाई मुश्किल हालात का सामना कर रही है। नाजरीन, पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में आज इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट महंगा कर दिया गया है और इसका इतलाक इसी महीने जुलाई 2023 से होने वाला है। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ जो है वो 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया है और सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे का हो गया है। नाजरीन, माहाना 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ 3 रुपए इजाफे से 16.48 रुपए का हो गया और माहाना 101 से 200 यूनिट तक का टैरिफ 4 रुपए इजाफे से 22.95 रुपए का हो गया है और माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ जो है वो 5 रुपए इजाफे से 27 रुपए, 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 6.50 रुपए इजाफे से 32 रुपए और फिर इसी तरह 400 से लेकर 500 यूनिट का जो टैरिफ है वो 7.5 रुपए इजाफे से 35.24 रुपए का हो गया है। और ये जो खबर सामने आई है इसका इतलाक फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन का इतलाक कर दिया है। यानी जुलाई के महीने में बिजली सारिफीन ने जितनी बिजली की, अगर वो ये सोच रहे थे कि उनका बिल 1.5 लाख रुपए आएगा तो उनका बिल 1.5 लाख रुपया नहीं आएगा, उसमें तकरीबन 40,000 रुपए का इजाफा हो गया है। और आप जानते हैं कि ये जो गर्मी के महीने हैं पाकिस्तान में बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि आखिर इतनी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इलेक्शन से पहले बिजली को महंगा करना पड़ा और जो बुनियादी अशिया खुरनोश है उनके नर्ख भी बढ़ा दिए गए, एलपीजी महंगी करने की भी बात सुनाई दे रही है। डॉक्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत। सर, बहुत शुक्रिया। बिजली महंगी कर दी गई है, अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था सर टैक्स कलेक्शन का? बुनियादी तौर पर आपने सारे जो अदाद शुमार बताए वो एक बिल्कुल मईशतदान की तरीके से आपने तमाम नंबर्स बिल्कुल सही बताए और टैरिफ जो बुनियादी टैरिफ रेट है, जो एक सब्सटेंशियल टैरिफ रेट है, वो आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब सवाल ये है कि ये क्यों किया गया। अब आप हैरान ये होंगे कि जिस वक्त आपने IMF गोद में बैठे तो इसहाक डार साहब को ये कंफ्यूजन थी कि मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो शायद जो है वो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी और दरमियान में वो चले जाएंगे। चुनांचे उन्होंने बजट से पहले बजट पेश कर दिया जबकि IMF की इंस्ट्रक्शन अभी नहीं थी और उससे पहले उन्होंने जब बजट पेश किया तो उसके अंदर टैक्सेस तो लगाए, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो पेट्रोल की कमी करके और बाकी बिजली की कमी करके और कुछ लेवी वगैरह को एक्सरसाइज करके बताना चाहा कि हम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बड़ा काम करना चाहते हैं, हम बिजली और पेट्रोल के ऊपर जो है वो रोकथाम रखेंगे और जो पैसे को जो कंट्रोल करने की उनको बीमारी और लत है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। हमने हजारहा बार का पूरी दुनिया के मईशतदानों से पूछने कि रुपए को कंट्रोल मत करो, लेकिन उन्होंने रुपए को कंट्रोल किया और डॉलर इनके काबू से हमेशा बाहर रहा। लेकिन बहरहाल ये बाज नहीं आए और आखिर इन्होंने वो बजट पेश किया, लेकिन अचानक से हुआ ये कि जो बैरूनी ताकतें थी वो चाहती हैं कि वो शहबाज शरीफ को कंटिन्यू करवाएं और मुमकिन तौर के ऊपर ये जो है वो आगे बात जब बढ़ने लग गई तो हुआ ये कि उन्होंने ये जो है वो इसहाक डार ने उनको $3 बिलियन वो मिल गए और $2.5 बिलियन वो मिल गए और इस तरीके से जो IMF से जो मामला था वो खुल गया। फिर दुबई ने खोल दिया, फिर सऊदीया ने खोल दिया और इस तरीके से जो है रिजर्व के अंदर 8.5 आ गया। अब जब 8.5 आया तो आपको अभी भी बहुत सारी जरूरत है, तकरीबन 25 अरब रुपए 25 अरब डॉलर का तो तकरीबन आपने कर्ज देना है इस साल के अंदर। कर्ज की बात तो रही बाद में, लेकिन इतना बड़ा कर्ज जो आपने इस जो इलेक्शन जो आपने इन्होंने बजट पेश किया है 700 अरब डॉलर इन्होंने 7,000 अरब रुपए जो है वो इन्होंने पहले ही जमा करवा दिया था टैक्सेस की मद में और अवाम की हड्डियों में से
सुराख करके जो उनके अंदर से खुलिये होते हैं उसके अंदर से भी खून निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्होंने टैक्सेस और पूरे करने हैं, तो मिड टर्म के अंदर 3 अरब रुपए और चाहिए, और फिर इलेक्शंस में जाने के लिए और इलेक्शन के निजाम को संभालने के लिए इनको और चाहिए। तो बुनियादी तौर पर आपका स्टीयरिंग व्हील जो है, वो स्टीयरिंग जो है वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो ये जो नोटिफिकेशन आपने बताया, और आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पूरी नून लीग की एक पूरी टीम है, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, उनके अंदर तजिया निगार भी हैं, और पिछले दिनों मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी तो वो कह रहे थे 200 यूनिट तब सब फ्री है। अब आप ही ने बताया कितनी गलत बात है, और मेरे सामने इस वक्त यूनिट पड़े हुए कि 100 यूनिट के इस्तेमाल करने वाले सारिफिन का बुनियादी टैरिफ 13.4 रुपए से फी यूनिट से बढ़कर 8.36 रुपए फी यूनिट हो जाएगा, और इनका बिल बढ़कर 1836 आया करेगा। 200 पावर यूनिट इस्तेमाल करने वाले का बिल जो 3700 आता था वो 4700 आएगा। फिर आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग 300 इस्तेमाल करते हैं उनको 23.91 यूनिट बढ़ाकर फिर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिल जो है वो तकरीबन 6000 से 800 तक आएगा। और मैं सिर्फ गरीब की बात कर रहा हूं, आगे तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 400 यूनिट तो कुछ भी नहीं है। कौन सा छोटा वोल्ट का बटन चलाना, यहां तो एसी भी नहीं चलता, इस घर के अंदर तो वो शू शू करके छोटा वाला पंखा चलेगा। 400 यूनिट वाले का जो है वो उन्होंने क्या किया, 12300। और अगर आप हैरान होंगे कि आप इसकी स्लैब को समझिए, 2000 से 200 यूनिट से एक भी ऊपर गया तो आपकी जो स्लैब है वो चेंज हो जाएगी, यानी आपका बिल जो है वो 12300 वाला आएगा। फिर अगर आपकी 12300 से एक यूनिट, यानी 300 के बजाय 301 यूनिट आपने इस्तेमाल किया, तो आपका जो बिल आएगा वो 16000 आएगा। और अगर आपने 400 से एक ज्यादा कर दिया तो आपका 20000 से ऊपर आएगा। यानी आप अंदाजा करेंगे एक एक यूनिट पे ये खेल रहे हैं, और फिर इससे ज्यादा आपके साथ, आपकी मईशत के साथ, आपके इंसानों के साथ इससे ज्यादा बुराई और क्या होगी। मैं लफ्ज बलात्कार इस्तेमाल कर रहा था। इट इज इकोनॉमिक रेप टू आवर नेशन, बिलीव इन मी, इट इज इकोनॉमिक रेप टू आवर नेशन। आप ये देखें कि इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि आपके ऊपर टैरिफ की स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं। रेडियो आप नहीं देखते, 15 रुपए वो लगा दिया, 35 रुपए पीटीवी का लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स अलग लगा दिए, और एडवांस टैक्स जो है वो बिजली की मद में अलग से लगा दिया। ये पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। और इसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि इसी इसहाकडार को वो वजीर खजाना को, जो डिफेक्टो वजीर आजम था, जो नेशनल वे के अंदर मरियम नवाज शरीफ के दामाद को जो है वो ग्रिड के अंदर से मुफ्त बिजली दे रहा था। अब आप ये देखिए, ये वही इसहाकडार है जिसके दौर से 90 की दिहाई से लेकर मैं करप्शन का भांडा फोड़ूं तो वापडा के अंदर सारे मुलाजमीन को मुफ्त मिलती है बिजली। उसके अलावा तकरीबन 380 अरब रुपए की चोरी वो, और इस दफा जो मार्क हुई है 550 अरब रुपए की चोरी बिजली के अंदर, और कूड़े और मीटर डालकर अलग से। इस टाइम पर जितने भी लोग हैं, एसडीओ, एक्सीएन, और ये लोग तो बिजली देते ही नहीं है। आपका ताल्लुक अगर वापडा से, आपका ताल्लुक अगर गवर्नमेंट से, और आपका ताल्लुक अशराफिया से, और आपका ताल्लुक इन इंडस्ट्रियलिस्ट से जो गुची वगैरह के बैग लेकर आते हैं, नेशनल वे से आपको बिजनेस लेके देते हैं। आपको याद होगा कि वो मुबैना ऑडियो वीडियो जो थी वो ठीक थी, और उसमें वो ये कह रही थी कि अंकल इसहाकडार नेशनल वे से यानी ग्रिड हुकूमत का, और आपको बिजली मिलेगी आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आपको सस्ती बिजली मिलेगी। तो गरीब के अंदर से ये निकालना चाहते हैं। आप ये सारे के सारे टैरिफ आप याद रखिए कि 90 की दिहाई से ये बर्बाद करना शुरू किया। अब इसके बाद डिस्कोस और जिस्कोस के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो 2.67 ट्रिलियन का कर्ज है, और आईपीपीएस की मद के अंदर इस बजट के अंदर 400 अरब रुपया ये बताइएगा कि निकाल करके दिया। माजी में हमने जब भी देखा है, इलेक्शन जब करीब आते हैं तो हुकूमत ये करती है कि आर्जी तौर पर ही सही, वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन अवाम को रिलीफ दिया जाता है। पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, अशियाए खुरोनोश के निर्ख घटा दिए, ताकि इलेक्शन कैंपेन में जाहिर है कुछ तो बताएंगे वो अपने जलसों और तकारीर में। लेकिन इलेक्शन जब हुकूमत डिसॉल्व होने वाली है, असम्बलियां तहलील होने वाली हैं, तो बिजली बम गिरा दिया गया अवाम पर, तमाम अशियाए खुरोनोश भी महंगी कर दी गई। क्या IMF ने डिक्टेट किया है? क्योंकि अगर इनके बस में होता तो यकीनी तौर पर आर्जी सही रिलीफ तो देते इलेक्शन से पहले। मीर साहब, मुझे ये बताइए कि ये तब हुआ करता था जब इलेक्शन हुआ करते थे। अब जब इलेक्शन ही नहीं हुए थे, जिस तरीके से ये लोग आए हैं, आपको लगता है ये इलेक्शन से आए हैं?
जो अदम इत्मीनान हुआ था वो तरीकेकार से हुआ था, जिस तरीके से गवर्नमेंट को हटाया गया था वो तरीकेकार से हुआ था, जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया था और वो आईएमएफ की शराइत उस हद तक मान रहा था जिस तक माननी थी, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा था, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात कर रहा था, लेकिन उसको उठा के इसाकदार ने फेंक दिया, क्योंकि वो मरियम नवाज शरीफ के दामाद को और तरीकाकार को और वो ब्राइब को और निजाम को और नेशनल वे से ग्रिड्स को और वो बाकी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को इस तरीके से सुपर टैक्स नहीं लगा रहा था और यहां से लोगों को भगा नहीं रहा था। पॉइंट ये है कि इसहाकदार के आने का मतलब ये हुआ कि इस पहले तो आप छोड़ दीजिए कि वो किस किस को लाना चाहते थे, अब तो गेम बहुत ही ज्यादा सेफ हो गई है। अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अभी भी आप भी पनाह मांगे अल्लाह से, अगर खुदा ना खास्ता इसहाकदार इस मुल्क के ऊपर अगर आपके 3 महीने की तो बात ही छोड़ दे, अगर वो इसहाकदार आ गया फिर वो जाने का नाम नहीं लेगा, इलेक्शन नहीं होंगे। पहले आपको पता है कि दुनिया का तगड़ा तरीन कानून और इसके अंदर 73 के आइन के अंदर सबसे मजबूत तरीन शिक 294 जिसके अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता है, चीफ जस्टिस की तरफ 3 दफा इन्होंने नलीफाई कर दिया और अब इसी तरीके से दोबारा से जब ये लाए तो इन्होंने 90 दिन और 60 दिन का रौला डालना शुरू कर दिया। आप ये देखें जो चीफ जस्टिस के कानून को और कानून में लिखी हुई किताब को कि आपको इलेक्शन करवाने हैं उसको नलीफाई कर सकते हैं, उसको उठा के फेंक सकते हैं और फिर वो ये कह सकते हैं कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करवाएगा और इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा, जब नवाज शरीफ चाहेगा, और नवाज शरीफ जब चाहेगा, जब उसके कानून सारे साफ हो जाएंगे तो 1 साल के अंदर कोई भी उसके ऊपर ब्लेम ना होगा, नैब खत्म हो जाएगी, सारा निजाम इनका चलेगा। फिर क्या होगा? अगर जब तक अवाम खड़ी नहीं होगी फिर इलेक्शन इन्हीं का, इलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से इनको बड़ी क्लियर कट तरीके से पता है कि अब आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन मंगवा कर $3 बिलियन दरमियान में जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के एक्स्ट्रा आपने रोल ओवर लेना है, ये वहां से भी लेंगे, पैसे और कलेक्ट करेंगे। और यकीन कीजिए पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसके अंदर अगर 4 अरब का प्रोजेक्ट है, 3.5 अरब रुपए इनकी जेब में जाएंगे और 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपके दरमियान में यूं करके खड़ा होगा और गरीब की आशियाना, अच्छा आशियाना स्कीम जैसे बनी थी। मैं आपकी तरफ आता हूं। सईद अलाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार है सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसनैन साहब की आप भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आज अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, जितने बिल इस्लामाबाद में पास हो रहे हैं या जो भी तकारीर की जा रही हैं विफाकी वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को यकीन दहानियां तो बहुत सी करवाई जा रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जब हम 16 महीने पहले आए थे और हमने चार्ज संभाला था तो मुल्क बस डिफॉल्ट हो चला था, हमने रोका है इसको डिफॉल्ट होने से, हमने मेहनत की है, रातों को हम सोए नहीं, लेकिन लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन में जाने के काबिल है अभी ये मुल्क के आज जिसका बिल बेचारे का 20,000 था उसमें भी इजाफा हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुख्तलिफ इजाफा किया गया है, जो स्लैब्स बताई गई हैं, ये बड़ी मुश्किल और दुश्वार है और एक आम आदमी, गरीब आदमी तो दूर की बात है कि एक मिडिल क्लास का आदमी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये उसकी ताकत से बाहर है। और दूसरी बात अभी आपने जो की थी कि वज़ीर आज़म ने कुछ कहा और वुज़रा कह रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि जो बिल तो पास करने का वक्त नहीं था, लेकिन बहरहाल ज़रूरत के तहत उन्होंने अपने बिल पास कर लिए। और जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, वाकई 1 साल पहले बहुत सूरत हाल तशवीशनाक थी और इसमें अभी हमारे कुछ दोस्त बता रहे थे जब मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में, तो मेरा ये ख्याल है कि अफराद के आने जाने से कोई ख़ास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारा मुल्क जो है कई सालों से IMF के और बैनुल अक़वामी जो मुख्तलिफ माशी शिकंजे हैं उसकी गिरफ्त में है और उससे निकलने के लिए हमें मुख्तलिफ राहें। सर, इन शिकंजों से निकालेगा कौन? हम तो दोबारा से अब IMF के पास ही गए हैं और कर्ज ही लिए दूसरे ममालिक से हमने। जी हाँ, इसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। ये जब तक हमें ये जैसे आपने पैकेज दिया है IMF का, इसके बाद अगला पैकेज है, तो इसमें ऐलान तो हुकूमत ने यही किया है कि अगला पैकेज नहीं लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जाते जाते भी 1 हफ्ता बमुश्किल है या बहुत प्रोलॉन्ग होगा तो 2 हफ्ते की अब असेंबली की मुद्दत है, जाते जाते भी बिजली महंगी कर दी गई, जो कि किसी भी एक लेमैन का बुनियादी कंसर्न है कि मैंने बिल अदा करना है। और आज मैं बाहर से जब हम जाहिर है कि लोगों से बातचीत करते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है इसको लेकर के बिल हमने किस तरह से अदा करना है। अब जाते जाते भी अवाम पर यह बम गिराया गया तो ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है ये भी हुकूमत। के सवाल में ही जवाब मौजूद है
कि अगर ये हुकूमत सियासी है और इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो आखिरी वक्त पे ये फैसला जो किया है इसका मतलब ये है कि ये फैसला इनके बस में नहीं था। ये मजबूरी में IMF से की गई शराइत और दीगर प्रेशर्स में ये फैसला किया इन्होंने, वरना कोई भी हुकूमत जो इलेक्शन लड़ना चाहती है या कोई भी पार्लियामेंटेरियन वो ऐसा काम नहीं करते। तो ये मैं यही आपकी एंडोर्स कर रहा हूँ व्यूज को कि ये तमाम फैसले खुद करने के काबिल नहीं है। इसलिए जो प्रेशर्स हैं, जो आपके डोनर्स हैं या इवन वो लोग जो आपको माली सपोर्ट दे रहे हैं, आपके पैसे रोल ओवर कर रहे हैं, लोन रोल ओवर कर रहे हैं या आपके पास पैसे रखवा रहे हैं या उनको एक्सटेंड करा रहे हैं, उनका भी प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से मजबूरन हुकूमत को ये सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी आपसे कि अगर ये जो मॉनिटरिंग है, जो इसको कंट्रोल किया जा रहा है, अगर इसको इन माली हालात को इस तरह को डिसिप्लिन कर लिया जाए, जिसकी बात अभी हुई थी कि रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए और जो लोगों को मुफ्त चीजें फराहम की जा रही हैं उसमें अशराफिया सारी तो शामिल नहीं है, लेकिन वो सरकारी मुलाजमीन या सीनियर अफसरान या वो तमाम मोहतेदारान जिनको ये मराद दी जा रही हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बननी चाहिए और उनकी ये वो मराद जो लाखों करोड़ों रुपए की पर महीने की हैं वो खत्म करने से, रीस्ट्रक्चर करने से, रीअलाइन करने से मुल्क की मईशत सही राह पर आ सकती है और उससे आम आदमी का रिलीफ बढ़ सकता है। लेकिन हमें मुसीबत ये है कि जो फैसला साज हैं वो सबसे पहले अपने जो आराम और अपनी सहूलियात, अपनी मराद का ख्याल करते हैं, जिसका अब खात्मा करना होगा। और उसके लिए बेहतरीन इदारा तो पार्लियामेंट ही था, लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने इस पर अभी गौर नहीं किया और वो मुख्तलिफ और बिल तो पास कर लिए हैं। हालांकि अगर चाहते तो रीस्ट्रक्चरिंग करना बड़ा आसान काम था। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग आप समझते हैं कि होनी चाहिए। डॉक्टर हसनैन साहब, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही बाज़गश्त है कि किसी इकोनॉमिस्ट का इंतखाब किया जाए, क्योंकि तरजीह ये है इस मौजूदा हुकूमत की भी और जो लोग ये फैसले लेते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, अवाम को इस बहरान से निकाला जाए। लेकिन अब जिस तरह सईद लाई साहब ने भी कहा, आप भी फरमा रहे थे कि मजबूरन और IMF की डिक्टेशन पर हमें बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े हैं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है मेरे फैसले में और आपके फैसले में? आप इकोनॉमिस्ट हैं, जब हमने फैसले ही जबरदस्ती करने हैं, डिक्टेशन पे करने हैं तो? मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये जो डार साहब को जो है वो इकोनॉमिस्ट तो मानता नहीं, अकाउंटेंट हैं और ये सिर्फ बैलेंस शीट को जो है वो बैलेंस करना जानते हैं और इसके जो अंदर इनके पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंट्रोल, ये जो रुपी वैल्यूएशन को कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा जो हर चीज को फ्रीज करना जानते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि IMF का बहुत बड़ा जो दरमियान में आपने डाला है, मैं बता रहा हूं कि 90 की दिहाई तक PIA हमारा मुनाफे में था, आज 90 अरब रुपया जो है वो सालाना नुकसान कर रहा है। इसके बाद स्टील मिल जो है वो तकरीबन 18,660 एकड़ पे फैली हुई जमीन, मालियत 5 अरब रुपए से भी ज्यादा, तकरीबन अब 1000 अरब हो चुकी है। ये मैं पिछला स्टैट बता रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने 100 अरब का खसारा किया, 140 अरब का मुस्लिम लीग नून ने खसारा किया, PTI ने 55 अरब का किया, 90 से 95 तकरीबन सालाना 10 लाख टन स्टील पैदा करने वाला कामयाब तरीन स्टील मिल किसने बर्बाद किया? उस वक्त तो IMF का निजाम नहीं था। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये जानबूझकर बेईमान है, ये जानबूझकर मैंने मसलहत का रोजा रखना छोड़ दिया है। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तो वजीर आजम या इकोनॉमिस्ट होकर के मैंने इनकी सरकारी पोजीशन तो अब नहीं लेनी, मैं तो छोड़ आया। अब पॉइंट ये है कि ये LNG के ऊपर जो गैस बनी है, आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको 10 चीजें बता रहा हूं, अर्ज करने लगा हूं। सबसे सस्ती हाइड्रो बिजली थी, किसने कहा था? इसमें IMF का फैक्टर ही नहीं है, इसमें तो ये बेईमानी का फैक्टर है। अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी जो है ना वो हुकूमत जाए और वो तरीके से ना चले। भाई साहब, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, नून लीग और खास तौर पर नून लीग बहुत बड़े पैमाने पर, पीपल्स पार्टी उससे कम दर्जे के अंदर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हुकूमतें नहीं चलाना चाहते। पीपल्स पार्टी तो कुछ अच्छे फैसले ज़राअत के कर जाती है, कुछ निजाम के फैसले कर जाती है, कुछ तरीकाकार कर जाती है, लेकिन नून लीग सिर्फ खाती है। वो इख्तिदार में आके नैब के मामला क्लियर कराती है। आप जरा यहां पे देखिएगा कि LNG का मामला, इस टाइम पर जो बिजली आपको बन रही है 51.42 LNG बन रही है। हाइड्रो जो है वो सबसे सस्ती सिर्फ 7 रुपए यानी 6.94 पैसे की जो है
वो आपकी बिजली बनती है। आपको चाहिए था दयामीर भाषा डैम, आपके वजीर आजम ने अपने मुंह से चोरी किया, इकबाल जुर्म किया है कि हमने 90 की दहाई से जलालत की, हमने 90 के दौर से 90 की दहाई से हमने आप लोगों के साथ बेईमानी की, और वो मान गए कि 450 अरब रुपए की चोरी होती है और अशराफिया चोरी कर रही है। और अभी मोहसिस हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि अशराफिया चोरी नहीं की। अशराफिया से तो बड़ा चोरी कोई नहीं है। वो एक मरहूम थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, 8 अरब रुपए की उन्होंने इंडस्ट्री बंद कर दी चमड़े की। उन्होंने कहा कि मैं 5 रुपए से ज्यादा की बिजली लूंगा ही नहीं। तो ये सस्ती बिजली, और जो आजम क्लॉथ हाउस में बैठा है या बाकी जगहों पे बैठे हुए 92 रुपए की बिजली दे रहे हैं, 62 रुपए पर यूनिट की बिजली ले रहे हैं। तो आप देखिए कि इंपोर्टेड कोल जो है वो 40.94 रुपए, ईरान से आप बिजली लेते हैं 24.73 रुपए। फिर उसके मुकामी कोला जो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, 721 ट्रिलियन टन कोला पड़ा है, जिसका लेस देन 1% सल्फर भी इस्तेमाल करते तो आप यूज कर सकते थे। खैर वो भी काम नहीं हुआ। न्यूक्लियर से 18.38, बिगास 14.38, लोकल गैस 13.2, और इसी तरीके से विंड एनर्जी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद नहीं है। अर्ज करने का मकसद यह है कि सस्ते तरीन अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स के लिए भी आपके पास मैकेनिज्म स्ट्रक्चर नहीं है। तो हाइड्रो बनाना था, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ मान गए कि दयामीर भाषा डैम नहीं बना, दासू नहीं बनाया, और दासू जो वहां पर बना हुआ है उसको रिजर्वायर के लिए रखा हुआ है, उसको नेशनल ग्रिड में नहीं जाने दे रहे, उसको रीजनल ग्रिड में नहीं जाने दे रहे, उनको गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, क्योंकि वहां पे 2 रुपए की जाएगी और नेशनल ग्रिड में 11 रुपए की जाएगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पीआईए, स्टील मिल और बिजली, आईपीपीस का, जिस्कोस का इतना बड़ा फंडा जो आपका क्वेश्चन मार्क आईएमएफ ने लगाया था, मेरा अर्ज करने का मकसद सिर्फ यह है कि आईएमएफ ने कहा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी के सारे चोर और आपकी आईपीपीस को जो आपने मंसूबे सारे दिए, आप राजा रेंटल साहब को जो है वो क्यों आप जो है वो अदालत में नहीं बुलाते और केस चलाते। आईएमएफ का मसला नहीं है सर, यहां पे इंटरनल आपके बहुत बड़े खांचे लगे हैं। अवाम को जागना होगा, अवाम को उठना होगा, अवाम सर को अभी तो समझना केयरटेकर होगा कि प्राइम इनका मिनिस्टर तहरीर का मुबादला जब इंतखाब होगा तो अगर 609 किसी अरब इकोनॉमिस्ट डॉलर को हो गए। इस पोजीशन पर बिठाया जाए तो मामलात को खुश उसलूबी से तय कर सकता है मुआशी, आप क्या समझते हैं? जी हाँ, न्यूट्रल हो तो हो, न्यूट्रल अगर बिठाएंगे तो करें। आप इसहाक डार की बात करें तो बिल्कुल नहीं। आप फारूक सलीम की जिसको जो इसहाक डार साहब की तो हैं, तरदीद उनको- कर चुके हैं ना कि हमने इनको नहीं बनाना। कौन, किसकी तरदीद हुई? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया, ख्वाजा आसिफ ने भी किया, दीगर ने भी किया कि इसहाक डार अच्छा, साहब देखिए कंसिडरेशन इकोनॉमिस्ट, में अगर नहीं। आप ये सोच ही नहीं सकते कि किसी न्यूट्रल पाकिस्तान के हक में रखने वाला जो अब भी पाकिस्तान को वापस ला सकता है, रेकोडेक को बेहतर कर सकता है, निजाम को बेहतर कर सकता है, वो किसी न्यूट्रल किस्म के मईशतदान को नहीं लाएंगे। अगर लाए तो मैं आपको बता रहा हूं, पीर साहब पगाड़ा जो है वो मुमकिन हद तक सियासी तौर के ऊपर जो है वो ला सकते हैं। उनकी बात में इंटरनल रिसोर्सेज से बता सक रहा हूं, जो सिबगतुल्लाह राशिदी के बेटे हैं, जो आजकल के यूनुस शाहीन, मुमकिन है वो उनको ले आए। ये सियासी आदमी को तो ला सकते हैं, किसी भी सूरत ये किसी मईशतदान को नहीं लाएंगे अगर इसहाक डार वो ना हुआ। और अगर हल्का फुल्का जो इनके कंट्रोल में रहने वाला हो गया तो वो हो सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमिस्ट आया तो अगर उठाकर ये किसी सही इकोनॉमिस्ट को लेकर आए, वो इनको कभी नहीं चलने देगा। और हर पाकिस्तान का सिर्फ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, टेक्नोक्रेटिक सेटअप है, और कोई भी आदमी, कोई इकोनॉमिस्ट, मैं 90 की दिहाई से सिर्फ इनको देखता चला आ रहा हूं। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुसलसल 23वीं दफा आईएमएफ के पास भीख मांगने के लिए कटोरा और कशकोल दिया। मैं कैसे इनके हक में बात कर सकता हूं? फिर आप मुझे अगर खुदा न खास्ता पोजीशन पे बिठा दें और मेरी जगह किसी और इकोनॉमिस्ट को भी बिठा दें और 90 से उसको पता हो कि इन्होंने जो दूर दराज जाकर इन्होंने बिजली के यूनिट्स जब लगाए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए और इतने बड़े पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स दूर लगाए, तो उसकी वजह से ये इनएविटेबल है कि लाइन लॉसेस होंगे। तो ये जरदारी साहब थे जिन्होंने दूर देकर अरबों रुपए के खांचे लगाए ताकि वहां पे दूर दराज होकर लाइन लॉसेस जाए भाड़ में। तो उस वक्त लोगों को पता ही कुछ नहीं था, तो उसकी वजह से 100 लोग यहां से इस्तीफा दे के चले गए थे कि इतने बड़े कौमी बेईमानी को हम नहीं देख सकते। और आज मैं उनमें से 5 लोगों को अमेरिका में मिलकर आया हूं और उससे ज्यादा कई मुल्कों में मैं मिलता आ रहा हूं। मैं आईपीपीस के ऊपर मुकम्मल डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं। मेरे जैसा या और खुदा ना खास्ता इनके लिए कह रहा हूं, गॉड फॉरबिड ये मेरी तरह का अगर कोई इंटरम में लेकर आ गए और जिसका जमीर जागता हुआ, वो इनको नहीं बख्शेगा। ये आईएमएफ का सब्जेक्ट नहीं है, आईएमएफ जरूरी था। सईद भाई साहब, डॉक्टर तक असनान पहुंचा साहब की दिया गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं डैमेज बियॉन्ड रिपेयर
यानी वो तो कहते हैं कि आईएमएफ की तो इसमें मुदाखलत ही नहीं है, ना ही कोई आलमी मुदाखलत है, ये तो बेईमानी का एक उन्होंने आंसर पेश किया डॉक्टर हसनैन साहब ने। अब हुकूमत जा रही है, 2 हफ्ते बमुश्किल पास हैं, को मामला बेहतर हो सकते हैं अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी ठीक हो जाए तो आवाम को उम्मीद रखनी चाहिए। दरअसल में जो हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, उन्होंने जज्बात की रोह में बहुत सी बातें ऐसी कह दी हैं जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वो उनकी मर्जी है, उनकी आज़ादी है, ये तकरीर है। मेरी गुजारिश ये है कि जो उन्होंने फरमाया, मईशत पर बड़ी ग्रिप है डॉक्टर साहब की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी ग्रिप होनी चाहिए कि किसी के बारे में गुफ्तगू करते हुए इंसान को तमाम अदब मरूज़ खातिर रखना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें उन्होंने कई लोगों के साथ इस तरह सख्त रवैया अख्तियार किया जो शायद ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी बात मोहब्बत से भी कह सकते थे, लेकिन बहरहाल जो अभी आपने बात की है कि लाइन लॉसेज है, चोरी है, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर खुद चोरी करवा रहा है, जो खुद मान रहा है कि हाँ जी इसमें ये लाइन लॉसेज भी हैं और पुराना मसला है और उसकी रिपेयर के लिए बिलियंस दरकार हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो मुल्क का वजीर आज़म या सदर किसी पार्टी से भी हो, वो उसकी वही ख्वाहिशात होती हैं जो आपकी हैं, मेरी हैं, या हमारे माहिर माशियात जो साथ हैं इनकी हैं। कोई भी मुल्क दुश्मन नहीं होता कि वो मुल्क के प्रोजेक्ट्स को रोके, काम ना करने दे, मुकम्मल ना होने दे, या आवाम की सहूलत का ख्याल ना करे। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो लीडरान हैं, हमें उन्हें जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो ज़रा सॉफ्ट वैली होते हैं, तो आराम से उन पर आप इल्ज़ामात लगा देते हैं, उन्हें गद्दार भी बना देते हैं, उन्हें चोर भी बना देते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क सियासतदानों ने ही चलाना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो भी हमारे दोस्त कह रहे थे कि अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आएगा, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं आएगा, सियासतदान आएगा। देखें, सबसे पहली तो बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ एक होता है, वो इलेक्शन करवाना। लेकिन इस बार क्योंकि तरमीम की गई हैं और लगता है कि ये टेन्योर बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सियासतदान, टेक्नोक्रेट्स और दीगर लोगों की ज़रूरत पेश आएगी। क्योंकि अगर ये इलेक्शन 5-7 माह आगे जाते हैं तो आपको बहुत से मसाइल का सामना होगा, जिसके हल के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट टीम की ज़रूरत मौजूद है, जिसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हों, ईमानदार लोग भी हों, कॉम्पिटेंट भी हों, टेक्नोक्रेट्स भी हों और पॉलिटिकल विल भी रखते हों। पॉलिटिकल लोग होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लोगों को एंगेज करने के लिए पॉलिटिशियंस की ज़रूरत पेश आती है। और सियासतदान जो हैं वो क्योंकि राब्ते में होते हैं आवाम से, लोगों से उनका ताल्लुक होता है, उनके पास जाना होता है, उनसे वोट लेने होते हैं, तो उनको कई चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। और अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे नैब की और बहुत सी चीज़ों की। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया पूरी में जो ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसकी प्रोसिक्यूशन काफ़ी मुश्किल काम होता है और उसमें लोगों को सजाएं दिलाना, उनको पकड़ना। अब हमारे यहाँ तो हालांकि पिछले 3.5 साल में 3rd डिग्री मेथड भी इस्तेमाल किए गए और 3.5 साल तक शदीद तरीन अकूबतें और सजाएं भी लोगों को दी गई। लेकिन क्योंकि प्रोसिक्यूशन कॉम्पिटेंट नहीं होती, इसलिए कन्विक्शन रेट बहुत कम रहता है। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने इदारे मजबूत करना होंगे और सिर्फ अखबारी बयानात या तकरीरें करने के बजाय अमली इकदाम करना होंगे। और अगर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, मैं समझता हूँ कि जो भी होगी वो मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में बेहतर फैसले करेगी। क्योंकि जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, या हुकूमत में बैठे हुए हैं, या इक़्तिदार में हैं, या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इन सब बातों का मौजूदा हालात का इदराक है और उसका बेहतरीन हल निकालने के लिए आपने परसों आर्मी चीफ की तकरीर भी सुनी थी, प्राइम मिनिस्टर की भी सुनी, फिर और भी जो हमारे मुख्तलिफ लोग अपोजिशन के सेनेटर्स थे, इवन जमात इस्लामी के लोग थे, तो उनकी जो तकारीर हैं वो इस बात की अक्कास हैं कि वो तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो करप्शन है, या और भी जो छोटे मोटे गैप्स हैं, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है उसे हमें रोशन देखना है, उससे वाबस्ता रहना है, नाउमीदी हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह का करम है, पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल दुनिया के मौजूद हैं, उन्हें एक्सप्लोर करना है, इस्तेमाल करना है, यूथ को एंगेज करना है और लोगों को मोटिवेट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इससे मायूसी नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा मायूसी की बिल्कुल बात नहीं है। और हसनैन साहब ने भी जाहिर है कि अवाम की अगर वो तर्जुमानी कर रहे हैं, यहाँ पर आज जो नोटिफिकेशन आया उससे लेकर सोशल मीडिया पर भी बड़ा नेगेटिव रद्द अमल है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और हमने गुज़श्ता कुछ महीने में देखा कि लोगों ने तो खुदकुशियां कर ली हैं बिल की अदायगी की वजह से। ये बात तो दुरुस्त है, एग्री कर रहा हूँ कि मैं उसमें तो आपकी सपोर्ट भी कर रहा हूँ और आपकी बात की तायीद भी कर रहा हूँ कि ये इजाफा जो है ये नहीं करना चाहिए था, इसे कम करना चाहिए। और बिजली की फराहमी और उसके जो रेट्स हैं उन्हें अर्जा करना बहुत ज़रूरी है। इस पर तो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ।
अब उसका कोई तरीका जो दरियाफ्त करना होगा, यकीनन जैसे अभी इन्होंने बताया कि जी इसमें लाइन लॉस है, करप्शन है और बहुत सी चीजें हैं, प्रोडक्शन है, तो इन सब चीजों पे तवज्जो दी जा रही है और मेरा ख्याल दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो लीडरशिप आएगी या है या आगे आएगी वो इन चीजों से नाबल्द या लाइलम होगी या इन्हें इग्नोर करेगी। मेरा यह ख्याल है कि उस पर तवज्जो दी जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डॉक्टर असनैन साहब, लाइन लॉसेस का आपने जिक्र किया, बिजली चोरी का भी जिक्र किया और सिस्टम के जो फ्लॉज हैं वो तो हम सबके सामने हैं कि अक्सरियत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है वो बिजली के बिल अदा भी नहीं करती। तो इनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने वो जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गुर्बत की लकीर से नीचे कितने हजार रुपए हैं, ये अगर मुझे जवाब दे दें तो। 46,000 जिसके पास हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे है और टोटल 10 करोड़ लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। 15 करोड़ के करीब गुर्बत की लकीर से नीचे जाने वाले हैं। इसके अलावा जो चीनी है वो आपकी 40 से 85 और 85 से 90 जो थी वो अब आपकी 150 रुपए पे हो गई है। उसके अलावा जो गंदम है वो और हुई कैसे है, वो आपके चंद जो कार्टल्स हैं वो जो कि आपकी जो सियासी जमहूरी लोग हैं वो उन्हीं के खानदानों के लोग हैं। ये सारे सियासी लोग, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे के सारे वडेरे और ये सारे सनतकार मिलकर ज्वाइंट वेंचर के साथ जो ये गठजोड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो बिजली, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन रहे हैं आपको। तो बिजली यहां से चीनी आपकी महंगी करके 150 की, फिर आपको यही वाली चीनी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसी एक्सपोर्ट को दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, यानी आपको 85 की जो चीनी है ये दोबारा से आपको 150 में देते हैं। फिर गंदम आपकी महंगी कर दी, फिर आपकी जो न्यूट्रिशन है 80% आपका बच्चा जो है मेल न्यूट्रिशन का आ चुका है। आप अभी कहते हैं कि मैंने भी ये आयत पढ़ रखी है अल्लाह तकनतु मिन रहमतिल्लाह, इसलिए मैं अभी तक बात कर रहा हूं और गुफ्तगू कर रहा हूं, वरना तो मैं ये बहुत सारे लोगों की तरह हफीज कारदार साहब और बाकी बड़े बड़े जो मईशतदान थे उन्होंने अब से गुफ्तगू करना बंद कर दी है। मुमकिन हद तक मैं भी यहां से टीवी पे गुफ्तगू बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जब तक पाकिस्तान इन ये जमहूरियों के पास रहा, पाकिस्तान अगर इन्हीं जमहूरी कुव्वतों के पास रहा, इन लोगों के कार्टल्स हैं, इन्हीं लोगों के बंक हैं, इन्हीं के लोग निजाम है, गरीब आदमी डंकी मार रहा है। इस वक्त 19 लाख लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ चुके हैं। कोई अच्छा डॉक्टर यहां नहीं है, कोई अच्छे लोग यहां रह नहीं रहे। जो न्यूक्लियर एनर्जी या फलां के अंदर जिसमें भी अच्छी डिग्री करता है पाकिस्तान से बाहर भाग रहा है, और भागना जरूरी है अगर उसने जिंदा पर सर जमहूरियत के अलावा चारा भी तो कोई नहीं, आखिर मसाइल को हल भी तो अवाम नहीं करना ना, और उनके मुंतखब नुमाइंदों नहीं करना है। अब मैं आपको जमहूरियत का भी हल बता देता हूं। जब इस वक्त कोरोना आया था उस वक्त एनडीएमसी फौज ने किया। अब इस टाइम पर 100 अरब डॉलर की जो 100 बिलियन डॉलर की जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलानी है वो भी फौज कर रही है। इसके अलावा जो है वो ग्रीन इनिशिएटिव भी फौज लेकर आ रही है। तो जमहूरियत कहां पर है? जमहूरियत ने क्या करना है? अयूब खान ने आपको 2 डैम दिए, मुशर्रफ साहब ने दयामीर भाषा डैम दिया, दासू डैम दिया, सारा निजाम ने दिया। आपकी जो जमहूरी कुव्वतों ने, राजा रेंटल साहब ने एलएनजी दी, आपके खाकान अब्बासी ने एलएनजी के ऊपर चोरी की, आपके एतजाज एहसन साहब ने भी परमिट लिए। आपने किस किस आदमी ने, आपकी जमहूरी कुव्वतों ने परमिट नहीं दिए? मुझे आप जरा बता तो दें। आप जरा कंपैरिजन कर लें कि हर फौजी दौर के अंदर आप देख लें कि जीडीपी आपका 7 से 8 है, और किसी ना किसी सूरत में तो है। आप 2007 के अंदर जो है वो इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री आई, लेकिन अब मुझे आप बताएं आपके मुल्क में आना कोई नहीं चाहता। अब तो टेररिज्म भी नहीं है, आपके मुल्क में एक आदमी कदम नहीं रखना चाहता, और पूरी दुनिया के अंदर चाइना आपके साथ ट्रेड कर रही है। आप चाइना का 5 अरब रुपए दिया, सब कुछ के बावजूद सी पैक के अंदर आपका 1 रुपए का काम नहीं है, और आपने इनपुट तक नहीं किया और उसको उल्टा डिले किया। और उसके अलावा यहाँ माफियाज हैं, यहाँ के तजियाकार हैं, जी डूब गया, लुट गया, फलां हो गया, बर्बाद हो गया। सर जमहूरी हुकूमत तो ये कहती है कि हमें तो अपना टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिया जाता। हम मसाइल की निशानदेही करके जब उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो है वो माजी में जिस तरह से होता रहा कि तख्ता उलट दिया जाता है। ये सब आप बताइए, सिर्फ ये बात बताइए कि क्या शहबाज शरीफ ने इकबाल जुर्म किया या नहीं किया? क्या उसने ये कहा कि दयामीर भाषा डैम और हाइड्रो के ऊपर जो 6.94 के ऊपर यानी 7 रुपए की बिजली बनती थी, हमने गलत तरीकाकार से बिजली बनाने की कोशिश की, हमने बेगास को बनाना शुरू किया, न्यूक्लियर से किया, ये माने या नहीं माने?
उन्होंने अपने मुंह से कहा कि सालाना जो है वो तकरीबन 550 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने ये माना कि ये सारे अशराफिया चोरी कर रहे हैं। उन्होंने माना कि कराची के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारे से सब्सिडी लेते हैं। उन्होंने माना कि फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट आप जो है वो ठीक है डॉक्टर सईद अलाई साहब, आपका इस पर कमेंट, फिर आप बताएं क्या करते हैं। क्या वाकई ये मसाइल का हल है? मैं पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब से मैं एग्री नहीं करता। डॉक्टर साहब बहुत जज्बात की रोह में बह गए हैं और मेरे ख्याल में इन्हें फौरी तौर पे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इनकी सूरत लग रही है ये बड़ी खतरनाक है। और वो जो जज्बात का इजहार फरमा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, ये लोगों के बारे में, बताएं जज्बात का इजहार ना करें, नंबर्स पे बात करें। आपके पास नंबर कोई नहीं है और आप फिर जमहूरी तरीके से जो आप बात कर ली है, मुस्लिम की बात ना करें। पाकिस्तानी कौम डूब रही है, आप जज्बात की बातें करें। चलिए सईद अलाई साहब का कमेंट आ जाए, फिर आपका कमेंट ले लेंगे। एक नंबर मैंने चली और एक नंबर नहीं बता रहे, आप बताएं। डॉक्टर हसनैन साहब, सईद अलाई साहब बात कर ले, फिर आपका कमेंट उस पर ले लेते हैं, पहले उनकी बात मुकम्मल करें। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट से पूछना और इसहाक दास का के मेलो इकोनॉमिक ड्रामा छोड़े। आप देखें, आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, ठीक है, कि साग डार फलाना डार सब आप नाम ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर हसनैन साहब एक दफा उनको बात मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपके पास आया तो उनको कमेंट करना। जी सईद अलाई साहब आप फरमाएं सर। वो ये बात फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। पहली बात, सी पैक के 50 से 60 बिलियन 2014 से 18 यहाँ इन्वेस्ट हुए चाइना के, और अब नए प्रोजेक्ट्स फिर शुरू हो चुके हैं। इनको एक साल से दोबारा सारे प्रोजेक्ट्स ऑन हैं और खजुराहो पास बंद था, वो खुल गया। इन्वेस्टर्स और मशीनरी शिफ्ट हो चुकी है, गवादर भी और गिलगित भी। दूसरी बात यह है कि जो दुनिया भर के लोग हैं, आखिर पाकिस्तान में अभी भी आप देखें कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़राअत में, ज़मीन में और कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और अभी मुल्क में जब हालात बेहतर होते हैं तो इन्वेस्टर भी आते हैं और दुनिया के लोग भी आते हैं। और जो ये अभी ये ख्याल है कि सब लोग भाग जाएंगे, 25 करोड़ का ये मुल्क है। लेबनान की आबादी 1 करोड़ है और उसमें से 1 करोड़ में से 50 लाख लोग बाहर रहते हैं। तो ये जो बाहर लोग जाते हैं, ये दुनिया पूरी, इंग्लैंड के लोग न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा के लोग अमेरिका जाते हैं। तो इमिग्रेशन हमेशा होती है और बेटर कंडीशंस। तो पाकिस्तान के अगर लोग जा रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और वो इस बात की इंडिकेटर भी नहीं है कि मुल्क तबाह हो जाएगा। ये मुल्क जो है कि यहाँ पे वसाइल मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेजर मौजूद है, और जो हुकूमतें हैं, ये सियासतदान हैं, उनको मैं मुब्बे वतन मानता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबको इल्जाम लगाना या ये आसान काम है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी इस वक्त जिस हम मौके पे हैं, एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, उसमें हमें अच्छे इकदाम करने के साथ साथ, डिसिप्लिन के साथ और ऑनेस्टी के साथ, और ये जैसे मैंने पहले कहा रीस्ट्रक्चरिंग के साथ, हमारे पास ब्रेन मौजूद है, यूथ बल्क मौजूद है, और हम इंशाल्लाह बेहतरीन हालात पैदा करेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा, जिसमें कोई नाउमीदी की बात नहीं है। और जो आप देखते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे या और लोगों को, और इवन समझदार पढ़े लिखे लोग ऐसी बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें कंडेम किया जाना चाहिए। वो इस मुल्क की मदद नहीं कर रहे, इस मुल्क के लोगों को उम्मीद की किरण नहीं दिखा रहे, बल्कि मायूस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का पोटेंशियल मौजूद है, ये मुल्क तरक्की करेगा, मजबूत होगा, तरक्की करेगा, और जमहूरियत जो है इस मुल्क की बका के लिए बहुत जरूरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग, इलेक्शंस, ये लाज़िम मलज़ूम है किसी सोसाइटी और मुल्क के लिए, उसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये सईद अलाई साहब ने जो बात की है जमहूरियत, आइन बॉन्डिंग पावर है बिटवीन द प्रोविंसेस एंड पीपल। अच्छा, मुझे मीर साहब ये बताइए कि इन्होंने आइन तोड़ा क्यों था? 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला मामला क्यों तोड़ा? और 254 को अगर लेकर आना था, आर्टिकल 254 के तहत अगर इन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी थी तो क्यों नहीं लगाई? उस वक्त आइन क्यों तोड़ा? मैं सिर्फ इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, आइन जो है, जिस मैंने गुजारिश की है कि जो पार्लियामेंट है उसको आइन बनाने का, तरमीम करने का और उस पर अमल करने का अख्तियार है। उसके लिए आप अदालतों में गए हैं, वहां से डायरेक्शन आई है, केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 जजेस को आपने साइड पे बिठा दिया, आपने कहा था हम उनको नहीं मानते। देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कोई एक इकदाम गलत हो तो उससे आप जमहूरियत को रद्द नहीं कर सकते। जमहूरियत में ब्रेक नहीं है। बता रहा हूँ कि आपका जो है, आपने 90 दिन के इलेक्शन, अगर आप सुन लें, वही बका है। सर, जमहूरियत के दायराकार में रहते हुए बेहतरी की तरफ चलना, ये डॉक्टर सईद अलाई साहब की गुफ्तगू का जो खुलासा है वो ये है कि जमहूरियत को अगर आप इस तरह से रद्द करेंगे तो पाकिस्तान के मसाइल, खा वो मुआशी हों या दूसरे मसाइल हों, वो हल नहीं हो सकते।
मीर साहब, बात यह है कि इस टाइम पर अगर आप गौर से देख लें तो सी पैक की इन्होंने बात की 2013 में शुरू हुआ था, मैं उसका सरखेज था जिस वक्त फिजिबिलिटी बन रही थी, इन्होंने फिजिबिलिटी में से भी पैसा खाया। बाय द वे, लेट मी टेल यू अगेन, सर जमहूरियत में आप कम से कम क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना, हम इस पर बैठ कर डिबेट तो कर रहे हैं, बात तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये सारे की सारी अगेन जो सी पैक है उसका गारंटर फौज है, इसी तरीके से बलूचिस्तान की सारी सड़कें बनाने वाली फौज है। इसमें मुझे जमहूरियत की कोई इनपुट तो दिखाए, मैं आपके सामने नंबर लेके बैठा हूं, आपको ये बता सकता हूं कि एक भी जो है वो इंडस्ट्री उसके पास खुसरो बख्तियार के पास नहीं थी। जैसे वो हुकूमत में आया और जमहूरियत के नाम के अंदर उसने वो इन्वेस्टमेंट की, 80 के करीब उसकी जो है वो शुगर मिल्स हो गई। इसी जमहूरी लोगों ने कॉटन बेल्स खत्म कर दी और सारी की सारी जो है वो गन्ने की फसल लगा दी। गन्ने की फसल आपको जल्द आपको कल्टीवेशन देती है। आपने कौन सी ज़रात को फायदा दिया? आप तो ज़रात पे टैक्स लगाने लग गए हैं। इसी तरीके से आपने हारी को क्या फायदा दिया? मैं आपसे पूछता हूं कि सिर्फ नंबर्स बताइए। जिस भी जमहूरी दौर के अंदर देखें आप, आपका जमहूरी दौर मुझे 0.29 जीडीपी दिखा रहा है। ऐसी जमहूरियत को मैं क्या करूं? लोग डिप्रेशन में हैं, लोग मर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग खुदसोजियां कर रहे हैं। आप किस, और ब्लैक मनी ऊपर चली गई है। आप ये मुझे गनी साहब से ये जवाब ले दीजिए कि क्या इसाकदार साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास डॉलर नहीं है? आप भले ब्लैक मार्केट से लें या ग्रे मार्केट से लें, क्या डॉलर स्मगल नहीं हुआ? और स्मगलिंग जो अफगानिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट्स की होती रही वो कैसे होती रही? 35% जो है आपका डीजल ईरान से स्मगल होकर आता है। फिर उसके बाद आपने बार्टर ट्रेड की बात की, आपने 4-5 आइटम लिए, फिर आपने रशिया से जो ऑयल मंगवाया वो किसी काम का नहीं है आपके पास। आप ईमानदारी से बताएं, आपके पास 4 जो हैं वो जो आपकी इसकी जो तेल साफ करने वाली हैं उसके अंदर आप चले जाइए, आप तेल साफ करने की अहलियत नहीं रखते आपकी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है जी, आ गया सर आपका कमेंट। आपकी तरीकाकार नहीं है, आपकी जमहूरियत ने सिर्फ पैसा खाया। मैं माफ कीजिएगा, मुझे ये जमहूरियत रही तो पाकिस्तान का ये बहुत सत्यानाश कर देंगे। और ये इसलिए नहीं चलती थी, ना इनके पास काबिल लोग हैं, ना टेक्नोक्रेट हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जिसने बीए तक और एफए तक नहीं किया होता उसको मोस्ट टेक्निकल जगह दे देते हैं। आपने कोई तो एहसास करें कि जो आदमी जिस फील्ड का ही नहीं है तो वो उस चीज के ऊपर बिठा देते हैं, और जिस फील्ड का वो आदमी होगा ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा? गुब्बारे बेचने वाले को आप हाइड्रो पे लगा देंगे, किस तरीके से जमहूरियत दौर में भी बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं, आपके मोटरवेज, आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमी में भी काम हुआ है, टेररिज्म के खिलाफ भी इकदाम हुए हैं। बिल्कुल आप यकीनन फ्लॉज हैं, गलतियां कोताहियां हैं, करप्शन भी होगी, बड़े पैमाने पर भी होगी, छोटे पैमाने पर भी होगी, लेकिन जमहूरी अदवार में भी हमने बड़े प्रोजेक्ट सर देखे हैं। कितना लगता है वो कहां? सईद इलाही साहब आप क्या कहेंगे? देखें, अगर मैंने पहले गुजारिश की है कि जमहूरियत सिर्फ जो ये फरमा रहे हैं ये नहीं है। असल जो जमहूरियत है उसमें जैसे पहले मैंने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मैल प्रैक्टिस हो रही हैं, और जिस स्मगलिंग की और चीजों की बात कर रहे हैं कोई मुल्क उससे महफूज नहीं है। वो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में भी सारे कुछ हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। और जमहूरियत अगर उसमें कोई आदमी बेईमानी कर रहा है या वो अपनी कॉम्पिटेंस का इजहार नहीं कर रहा तो उसमें जमहूरियत का कसूर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना है, लोगों को बेहतर करना है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो खुदकुशी कराने वाली बातें इसके करने के बजाय लोगों को ये बताना है कि आप जब इलेक्शन में जाएं तो उन लोगों को वोट दें जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, कॉम्पिटेंट हैं और वो बात समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि दुनिया पूरी में वज़रा के साथ टेक्नोक्रेट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं और साइंसदान, सियासतदान के साथ मौजूद होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ हमारे डॉक्टर सईद इलाही साहब, सीनियर सियासी तज्जियाकार, और हमारे मुअश्शत डॉक्टर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज बिजली की कीमतों का किया गया है हुकूमत के जानिब से, और हर शहरी अगर हम बाहर निकलने की से बात करें तो सर पकड़कर बैठ चुका है कि जुलाई के महीने का बिल अदा करना एक बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता महीने पाकिस्तान से एक खातून मोहब्बत की गर्ज से इंडिया जाती है बजरिया नेपाल, और अभी ये स्टोरी सोशल मीडिया पर बड़ी हॉट स्टोरी थी। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट की जा रही थी दोनों ममालिक के सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से, कि इसी दौरान सिलसिला शुरू हो जाता है कि दूसरे ममालिक से लड़कियां पाकिस्तान आ रही हैं शादी की गर्ज से। और एक ऐसी स्टोरी
जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये स्टोरी अंजू की है, जो अब इस्लाम कबूल करके फातिमा हो चुकी है। अंजू की उम्र 35 साल है और उसने अपर दीर के रिहायशी नसरुल्ला, जिसकी उम्र 29 साल है, यहां पर आकर ना सिर्फ शादी की है बल्कि बहुत जल्द दोनों एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, मियां बीवी दोनों मिलकर। और वीडियोस जो है इनकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और कहा जा रहा है कि ये बहुत खुश हैं, इंडिया जाना नहीं चाहती। और इसी स्टोरी को लेकर इंडियन टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा वावेला कर रहे हैं, क्योंकि एक चीनी खातून भी पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ रही है, एक आ चुकी है, और इस तरह की और भी कुछ स्टोरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस सारे इशू पर बात करने के लिए दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मामला क्या है? पाकिस्तान में अचानक क्या हो गया कि खवातीन ने पाकिस्तान का रुख कर लिया लव मैरिज के लिए, या मामला कुछ आपको और दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। लेकिन ये देखें कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है कि इस दफ़ा जब से ये सीमा हैदर इंडिया गई थी तो इंडिया वालों ने इसको बड़ा उछाला, तो इसको एक हाइप उन्होंने दी थी। वैसे देखा जाए तो इससे पहले भी एक चिली की भी एक खातून आई थी, एक मेक्सिको से भी आई थी और यूरोप से भी कुछ खवातीन आई थी। और हैरानी वाली बात है मेजॉरिटी सारे केपी में गई हुई थी, लेकिन सब लोगों ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर ट्रैवल किया है, प्रॉपर उनके पास वीजे थे जिस पर उन्होंने ट्रैवल किया है। अब रिसेंटली सर ये अंजू आई है, अंजू भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पे और वो वाया लाहौर वो पाकिस्तान में दाखिल हुई है और आके नसरुल्लाह के साथ जो उसका रब्ता हुआ है, और वो एक फैक्ट है, उसमें कोई छुपाने वाली बात उसमें नहीं है, उन्होंने तो उसको डिक्लेयर कर दिया है। और इसी तरह ये चाइनीज जो अभी रिसेंटली आई है वो संग गाओफेंग है, और वो भी बाजोड़ में एक वहाँ पे एक जावेद हाशिमी थे, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनसे मिली है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं इट वाज द फैक्टर जो इसमें था, वो लव वाला फैक्टर था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या सडन भी नहीं था। फॉर 3 to 4 years स्नैप चैट में, फेसबुक में इनकी वो या पबजी खेलते हुए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इसके बाद ये रिश्ते हुए हैं। अगर फर्स्ट अगर आप बैकग्राउंड देखें तो चाइनीज जो है, स्पेशली जो शिंगजियांग के मुसलमान हैं, उनका एक हिस्टोरिकल लिंक रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोगों की अभी भी शादियां वहाँ पे शिंगजियांग वालों के साथ हुई है, चाइनीज और मुस्लिम से उनके साथ हुई है। और सीपैक के जब से वो कनेक्शन हुआ है कि तो एक इसमें एक तेजी यकीनन इसमें आई है और इसमें एक किस्म के इंटर मैरिजेस हुए हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते इसमें कोई डिफरेंट एंगल था, एक तो अंडरस्टैंडिंग है और लो वाला इसमें एक फैक्टर था जिसकी वजह से ये खवातीन ट्रैवल करके पाकिस्तान आई। सर, अपर दीर के जो डीपीओ है मुश्ताक खान साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है कि ये लीगली पाकिस्तान में ट्रैवल करके आई हैं। 21 अगस्त तक इनका वीज़ा था, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको एक्सटेंड करवाना चाहती हूँ। तो अब पाकिस्तान में जो फातिमा है वो अब रह सकती हैं, कोई यहाँ पर इशू नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखें, फॉरेन ऑफिस ने इंडिया से डिटेल्स मांगी थी और सीमा हैदर वहाँ पे गई तो उसके बारे में इंडिया ने उसके बारे में जवाब नहीं दिया, और एनजीओ के जो अंजू है उसके बारे में भी उन्होंने डिटेल्स मांगी थी इंडिया से, तो उन्होंने इंडिया वाले इसमें खुद कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हाइप दे रहे हैं जस्ट तो अपने जो मोटिव्स है उनको फुलफिल करने के लिए, मलाइन करने के लिए इस इशू को रेस कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज देखें डिप्लोमेटिक वो तो सर इस इशू पे भी पाकिस्तान की एजेंसीज को बीच में ले आए हैं कि उन्होंने करवाया कुछ। ये मतलब ये एक समझने वाली बात है कि ऐसी चीज है जिसमें एजेंसी का मतलब देखें एजेंसी का लेवल ही नहीं है। ये उस पर भी आप वही है ना कि यहाँ से कोई पतंग जाता है, यहाँ से कोई बैलून जाते हैं, कबूतर जाते हैं, उन पर भी वो एक केस बनाते हैं, उनको एक स्टोरी बना के इनकी मीडिया में फेंकते हैं। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक जो ऑब्सेशन है, ये वो सारी चीजें हैं, क्योंकि उनकी चीजें जो कंप्लीट जो पॉलिटिक्स है या उनका मीडिया पाकिस्तान के मेंशन के बगैर कंप्लीट नहीं हुए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, दोबारा मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ फीड से। रुखशान मीर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।